सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। जब क्वेश्चंस में दिया गया है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज 50%, व्हाट शुड बी द विड्थ डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया, मींस लेंथ में कुछ इंक्रीज किया गया है तो आपको एरिया को सेम रखने के लिए ब्रेथ को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और इस पूरे टॉपिक पे मैं अपनी एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ जिसमें पूरे आपके शॉर्टकट बताए गए हैं कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया पे क्या डिफेक्ट होता है। तो नॉर्मली ऐसे आप देख सकते हैं वो वीडियो जाके। अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसमें डायरेक्ट क्या दिया गया है कि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x परसेंटेज, मीन्स आपकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, आपकी 50 इंक्रीज हो रही है तो आपका 50 आ जाएगा यहाँ पे, और 100 प्लस 50, x की वैल्यू आपकी 50 है तो ये हो जाएगा आपका, लिख लेते हैं 150। सो कट करते हैं, 5 3 सा 15। अब आपका आ गया 100/3 और 100/3 आपका इक्वल होता है 33। This is equal to this. Okay, which one is your option? Option C is your answer. तो डायरेक्ट जिसमें आपको ट्रिक आती है तो आप डायरेक्ट ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, द एरिया ऑफ द सर्कल इज हाफ व्हेन द रेडियस इज डिक्रीज बाय एन, फाइंड आउट द रेडियस। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार दिए जाते हैं कि आपको सर्कल दे दिया गया है, उसकी रेडियस को डिक्रीज कर दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। और यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है कि द एरिया ऑफ द सर्कल इज हाफ व्हेन, जब रेडियस को डिक्रीज किया गया तब उस जो टोटल का एरिया था वो हाफ हो गया डिक्रीज होने के बाद। सो हमारा एरिया क्या होता है, वैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर है। तो दूसरी साइड अब रेडियस में से एन सब्ट्रैक्ट किया गया तो जब इसका फॉर्मूला बनेगा r माइनस एन का स्क्वायर। अब क्या मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ? मैं नहीं लिख सकती क्योंकि अभी कंडीशन लगाई गई है कि n इंक्रीज होने के बाद एरिया हाफ हो जाता है, टोटल ये एरिया हाफ हो जाता है। तो अब हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो पाई से क्या हुआ, पाई हमने कैंसिल किया, ये 2 उधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2r माइनस एन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला एक बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यदि इनको इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख दें, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। कब बन सकता है, जब ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर हो, पर अभी 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, √2 बना सकती हूँ। √2 बना के इस पूरे को होल स्क्वायर कर देती हूँ। तो अब आपका आई थिंक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। इसको क्या लिखेंगे अब, r माइनस √2 r माइनस एन क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है तो एक बार इनके बीच में माइनस लगाते हैं और एक बार प्लस लगाते हैं तो r प्लस √2 n प्लस r प्लस n इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 होगा, माइनस वाली टर्म 0 होगी, या फिर ये पॉजिटिव वाली टर्म 0 होगी। तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव वाली टर्म 0 होगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है 0 होना क्योंकि समथिंग इज एडिंग, इसमें तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो ये तो 0 होगी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये आपकी कंडीशन 0 होगी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं तो r माइनस एन। ओके, तो अब ये देखो तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को पहले सोल्व करेंगे। सो यहाँ पे ये प्लस हो गया √2 n इज इक्वल टू 0, r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1√2 आपका आ गया प्लस √2 n इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं, r 1 माइनस √2, ये माइनस √2 n, और इसको यदि नीचे लाएंगे तो वैल्यू आ गई आपकी √2 n 1 माइनस √2। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पे भी आपको माइनस की टर्म नहीं नजर आ रही है, ये आपका माइनस का आया था इधर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये √2 आगे है ना सब में, तो इसको भी आगे लाएंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस √2 n √2 माइनस 1, ये इधर ऐसे लिखा जाएगा ये, तो इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका आ गया है बी। ओके, बी आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में मिलता ही है।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और पावर्स में आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसका रूल क्या होता है कि आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो इसकी पावर है या आप इसकी शर्ट्स बोलते हैं इसको, तो ये कितनी है। आप देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपकी 2 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। ओके, तो अब इनका एलसीएम क्या है, पहले आपको इनका एलसीएम निकालना होता है कि कॉमन पावर ऐसी जो इन तीनों की टेबल में आती है तो आपको वो एलसीएम बोला जाता है। तो एलसीएम आपका आ गया 12। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने एलसीएम क्यों निकाला है, ताकि हम सबको उसी पावर में कन्वर्ट कर पाएं, सबको एक ही पावर सेम पावर में कन्वर्ट कर पाएं। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 4 की पावर 1/3, तो हम इसको 12 की पावर में लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो 4 की जो पावर आ गई 4/12, तो सबके नीचे 12 लेके आना है। अब आपको क्या करना है, तो ये आपने किया तो 4 को ऐसे लिख लेते हैं, 4 की पावर 4, 1/12 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 4 क्या होती है, 256 की 1/12। यदि सबकी पावर 1/12 हो जाए तो आपको इजीली हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। सेम एज इट इज नेक्स्ट सोल्व करते हैं। √2 क्या होता है आपका, 2 की पावर 1/2। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 से करनी पड़ेगी, 2 है तो 6 से करनी पड़ेगी, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो 2 की पावर क्या आ गई आपकी 6/12। तो आपको 1/12 रखना है तो 6 को क्या ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो 2 की पावर 6 क्या होती है आपकी, लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। 2 की पावर 5 होती है 32, तो ये आपकी हो गई 64। ओके, 64 पावर 1/12 आपकी हो गई। सिमिलरली हम थर्ड को सोल्व करेंगे। 6√3, इसका मीनिंग क्या है, 3 की पावर 1/6। तो इसको सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे 12 लाने के लिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2/12 ये आ गया। सो 3 की पावर 2 और यहाँ पे 1/12, तो 3 3 सा क्या होता है 9, एंड 9 की पावर आ गई 1/12। मीन्स आपको जो एलसीएम निकालना है उसी पावर में आपको कन्वर्ट करना है। अब लास्ट आपका है 4 पावर 5, तो इसका मीनिंग क्या है, 5 की पावर 1/4, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, सो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 3 1/12। तो 5 की पावर 3 क्या होती है 125 1/12। तो जब सबकी पावर सेम है तो अंदर वाला जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बिगर क्या है 256। तो फर्स्ट वन देखो किस ऑप्शन में है, ये आपका ये दिस वन, सो ये फर्स्ट ऑप्शन में है। और सेकंड आपका क्या आएगा यहाँ पे 125 4√5, तो आपका ए जो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये तो हुआ कि एक सिंपल नंबर यदि आपके पास दे दिए जाएं, उसके बाद यदि आपके पास नंबर आ जाते हैं रूट में इस तरीके से, तो आपको इसमें ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, सिमिलरली वेरी सिंपल, आपको रैशनलाइज करना होगा। हर नंबर को रैशनलाइज करेंगे, मीन्स साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसको रैशनलाइज बोला जाता है। तो मैंने इसको किया 19 प्लस √17, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया एक तरीके से a माइनस बी, और ये हो गया आपका a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी a स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन गया। तो ये यहाँ पे √19 का स्क्र √17 का स्क्र डिवाइडेड बाय 19 प्लस 17, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 19 माइनस 17 क्या आ जाएगा आपका 2 √19 प्लस √17। ओके, क्लियर। सो उसके बाद सिमिलरली आपको इसको भी सोल्व करना है, √13 माइनस √11। सिमिलरली आपको इसको भी इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता चल गया। 13 माइनस 11 क्या आ जाएगा 2/√13 प्लस √17। तो नेक्स्ट भी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट अब 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, और ये आ जाएगा √7 माइनस √5, 5 माइनस 3 2 एंड √5 प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि रैशनलाइज किया है। तो आपके पास अभी 3 आंसर्स आ गए हैं। अब आपको 3 में से देखना है ग्रेटर वन कौन सा है। ओके, तो आपके नोमिनेटर देखो सभी में नोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है। जो डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल होता है बिगेस्ट एक्सप्रेशन वही होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि नोमिनेटर
आपका सेम है तो डिनोमिनेटर में सबसे स्मॉल एक्सप्रेशन कौन सा नजर आपका है, ये आपको नजर आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे ग्रेटर एक्सप्रेशन इसमें यही है। तो ये डी ऑप्शन है आपका आंसर। सो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हम नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। इफ 2a + 3b = 17 and 2 power a + 2 - 3 power b + 1 = 5, देन a और b की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन में आप देख सकते हो कि आपको क्या बताना है, a और b की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से इक्वेशन हम लिख लेते हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये है, सेकेंड इक्वेशन इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। ये 2 की पावर a है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर a एंड 2 की पावर 2 -3, उसको लिख सकते हैं 3 की पावर b एंड 3 = 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 की पावर a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 की पावर b, यहाँ के भी 3 की पावर b। तो इन इक्वेशन को हम ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हम 2 की पावर a को x मान लेते हैं और 2 की पावर 3 की पावर b को हम y कंसीडर कर लेते हैं। x और y में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, x y की वैल्यू निकालेंगे और उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर a और b की वैल्यू। तो यहाँ पे x + y क्या होगी आपकी, यदि मैं 2 की पावर a को x लिख रही हूँ और 3 की पावर b को y लिख रही हूँ तो मेरी इक्वेशन = 17 आ गई। और यदि इस इक्वेशन में मैंने x लिखा तो मेरी 2 की पावर 2 4x - 3 की पावर b को यदि मैंने y लिखा तो दिस इज 3y = 5। तो अब इक्वेशन को सोल्व करना है तो इस इक्वेशन के वेरिएबल्स आपको गिवन है तो आपको इक्वल बनाने पड़ेंगे। इसमें देखना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये आ जाएगी आपकी 3x + 3y = 17 3 = 51। तो ये इक्वेशन आपकी सेम है 4x। अब आपके y के जो वेरिएबल्स हैं ये आपकी टर्म इक्वल हो चुकी है y टर्म, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एडिशन करने से कैंसिल हो जाएगा। एडिशन कर लेते हैं तो एडिशन से कैंसिल हो गया y, तो ये 7x। आपने ये क्या किया, 56, x की वैल्यू क्या आ गई, 56 / 7 8। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 8 आती है। और इसी तरीके से आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इस एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू आप लिखेंगे 8 + y = 17। y वैल्यू इज 17 - 8 9। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। तो अभी इन वैल्यू से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपके पास x और y की वैल्यू आई है और निकालनी किसकी है, आपको a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यू 2a 8 एंड 3b = 9। y की वैल्यू x की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब ये देखो आप कि 2 की क्या पावर लिखूं, यहाँ पे 2 की पावर इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ, दोनों का बेस सेम कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 को, और यहाँ पे ये 2 की पावर a है। तो यहाँ से हम दोनों का बेस सेम करते हैं, यहाँ 3 है तो इसको क्या लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 लिख लेते हैं और 3 की पावर b। अब दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 3 और यहाँ से b की वैल्यू आपकी आ गई है 2। सो आई थिंक आपको क्लियर है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें भी आपसे कुछ वैसे इस तरीके से ही पूछा गया है कि आपको तो इक्वेशन दी गई हैं, द इक्वेशन 2x + y = 5 एंड x + 2y = 4। क्या पूछा गया है कि कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन है ए, आपका ऑप्शन है कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड नन ऑफ दिस। सो पहले तो मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है जब आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं और इक्वेशन को सोल्व करने से आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आता है तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है आपकी। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि जब उन दो इक्वेशन को सोल्व करने से आपका कोई सॉल्यूशन ना आए, एक्स और वाई की वैल्यू वेरी ही ना करे, तो वहां पे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जैसे ही आपको दो इक्वेशन होती है, मैं थोड़ा सा और बेसिक आपको बता देती हूँ। दो इक्वेशन आपकी इस तरीके से होती है, एक एक्स का वेरिएबल होता है, वाई का होता है, एक कॉन्स्टेंट ऐड होता है जो इक्वल में दिखाया जाता है। यहाँ पे वो C1 और C2 को शो कर रहा है। तो इसको कैसे करना है आप देखो, यदि आप दोनों के x के वेरिएबल्स के साथ जो f के कोफिशिएंट है उनको डिवाइड करते हैं और y के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, यदि वो नॉट इक्वल आते हैं दोनों, तो आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा।
ओके, फिर यदि वो बाय चांस आपके इक्वल आ जाते हैं, वो सारे इक्वल आ जाते हैं, x के भी y के भी और पीछे जो कांस्टेंट है उनकी रेशो इक्वल आ जाती है, तो आंसर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और यदि नो सॉल्यूशन किस केस में आता है कि पहले x और y के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स तो आपके इक्वल आ जाए पर लास्ट जो कांस्टेंट है उनकी रेशो इक्वल ना आए, तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आप इनको देख लेते हैं। यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है 2, x का जो कोफिशिएंट है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्या हुआ आपका 2/1। इट मीन्स ये क्या आया, a1/a2 आपका 2/1 आ गया। सो b1/b2 क्या आ गया, b1 यहाँ पे क्या है आपका 1 और b2 यहाँ पे आपका क्या है 2। ओके, तो 2, तो आप देखो यहाँ पे a1/a2 इक्वल नहीं आ रहा है b1 और b2 के, तो इसका मीनिंग क्या हुआ क्लास, आपका आंसर इज योर कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि यहां से आपको x और y की एटलीस्ट 1 वैल्यू तो जरूर मिलेगी, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, कंसिस्टेंट। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे, और यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास मेरी पहुंचे, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। सो प्लीज माई ट्रिक, यूर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।